आपका स्वागत है नया स्टडी क्लासेस में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में 8 इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मतलब कंफर्म है, 100% कंफर्म है। इससे बाहर मतलब आएगा ही नहीं फर्स्ट चैप्टर में आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि 10 चैप्टर ओनली है ही, तो हर साल ही क्वेश्चन जो हम लाए हर साल रिपीट होते हैं। आप 5-6 साल प्रीवियस पेपर उठाकर देख लेंगे तो यही क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से मिलेंगे, इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। आओ बच्चों हम देखते हैं। क्वेश्चन है मोलरता की परिभाषा दीजिए। मोलरता मोल परिभाषा। मोलरता को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक सा समझना होगा। जैसे ये एक पात्र है, जिसे समझ नहीं आया वो भी ध्यान से समझेगा, उसे भी अच्छे से समझ आ जाएगा। एक पात्र है, इसमें जिसे घोला जाए वो विलेय है, जिसमें घोला जाए वो विलायक है। विलायक जल है, विलेय चीनी। आप तो जानते हैं विलायक और विलेय को मिलाकर ही विलयन बनता है। और ये जो पात्र में विलयन है वो 1 लीटर है, और किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। और परिभाषा देखते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को हम m से प्रदर्शित करते हैं। बराबर स्मॉल w बट्टे स्मॉल n गुणा v, कैपिटल V इस मिलीलीटर में होता है, गुणा 1000। जहाँ ये हमारा मोलरता का फॉर्मूला निकल गया। बच्चों इसी फॉर्मूले में हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। जहाँ स्मॉल w स्मॉल m कैपिटल V, स्मॉल w हमारा विलेय का भार, स्मॉल m विलेय का अणु भार, V विलयन का आयतन। बच्चों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये न्यूमेरिक जो फॉर्मूले मैं पूरे वीडियो में बताऊंगी, उसमें सबको अच्छे से फॉर्मूले को अच्छे से लिख के रिवाइज कर लेना था, क्योंकि मैं कल फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँगी, जिससे आपको अगर याद रहेगा तो आपको मतलब निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही समझने में। आइए हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन मोलरता की परिभाषा दीजिए। मोलरता और मोलरता एक जैसे ही है, बस उसमें होता है 1 लीटर विलयन और इसमें होता है 1 किलोग्राम। देखो 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। देखो यहाँ पे 1 किलोग्राम है, वहाँ 1 लीटर विलयन था, बस यही अंतर होता है मोलरता और मोलरता में। मोलरता को हम m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर स्मॉल w बट्टे स्मॉल m गुणा कैपिटल W ये ग्राम में होता है, गुणा 1000। जहाँ स्मॉल w स्मॉल m
कैपिटल W, स्मॉल w होता है विलेय का भार, और स्मॉल m होता है विलेय का अणुभार। और कैपिटल W होता है विलायक का भार। बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है, इससे आगे बढ़ने के लिए इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मोल प्रभाज को परिभाषित कीजिए। बच्चों इसे ना दूसरी तरीके से भी पेपर में पूछा जा सकता है, जैसे वाष्प का अपेक्षिक अवनमन ना मोल प्रभाज से किस प्रकार संबंधित है। लेकिन बच्चों दोनों को आंसर ही एक ही यही होगा, तो इसे समझते हैं मोल प्रभाज। बच्चों ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए, ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए इसे समझते हैं बच्चों। जैसे ये एक पात्र है जिसमें ऑलरेडी जल भरा हुआ है, इसमें 2 घटक मिलाए जाते हैं A और B। कहते विलेय में बसे 2 घटक, किसी एक घटक को हम लेते हैं, इस घटक के मोलों की संख्या और इस विलेय में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। तो बच्चों परिभाषा को भी पढ़ लेते हैं। विलेय में उपस्थित किसी एक घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलेय में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोलांश कहते हैं। इसे x से दर्शाते हैं। अवयव का मोल प्रभाज, अवयव के मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। ऐसे इसे बच्चों हम अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये हमारे पेपर के लिए 3 नंबर में आता है। ये एक पात्र है, इसमें ऑलरेडी जल भरा हुआ है और 2 घटक A और B मिलाए जाते हैं। इसमें से एक घटक के मोलों की संख्या को लेते हैं और उस घटक के उस विलेय में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या लेते हैं। जैसे हम एक घटक ले रहे हैं A, तो उस घटक के मोलों की संख्या और उस विलेय में उपस्थित कुल घटकों की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। हम B घटक का भी देख लेते हैं। B घटक के मोलों की संख्या और इस विलेय में उपस्थित कुल घटकों की मोलों की संख्या। देखो बच्चों हमारे ये क्वेश्चन इसमें भी लिखा है, विलेय में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज या मोलांश उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलेय में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोलांश कहते हैं। इसे x से दर्शाते हैं, जहाँ NaXA बच्चों पहले देखते हैं XA और NaXB NB। XA हमारे विलेय XA हमारा एक का मोल प्रभाज है। Na के मोलों की संख्या।
XB का मोल प्रभाज, और NB के मोलों की संख्या मोलों की संख्या। बच्चों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया, तो इसे आधा स्क्रीनशॉट कर लीजिए फिर पूरा कर लीजिए। बच्चों ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे अच्छे से समझाया और अच्छे से डिटेल में। बच्चों चलो अब हम तीसरा हमारा क्वेश्चन हो गया, और चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हो। बच्चों इसे थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए बच्चों जैसे मान लीजिए एक पात्र है जिसमें विलायक ऑलरेडी मतलब भरा हुआ है। इस विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनुघट्य अब बच्चों आप सोचे वैद्युत अनुघट्य क्या होता है। वैद्युत अनुघट्य है शर्करा, ग्लूकोज, और यूरिया होता है। इसे ही वैद्युत अनुघट्य कहते हैं। जब किसी विलायक में अवाष्पीय वैद्युत अनुघट्य घोलते हैं तो उस विलयन में धारा प्रवाहित नहीं होती है। किसी विलायक में अवाष्पीय वैद्युत अनुघट्य घोलने पर इसके क्वथनांक में वृद्धि होती है। और बच्चों देख लेते हैं, किसी विलायक में कोई अवाष्पीय वैद्युत अनुघट्य मिलाने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी से दर्शाते हैं। देखते हैं इसका फॉर्मूला। TB बराबर 1000 गुणा KB गुणा स्मॉल m बट्टे में स्मॉल w। बच्चों स्मॉल m गुणे कैपिटल W। ये हमारा क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला निकल गया, जहाँ स्मॉल w, स्मॉल m, कैपिटल W, KB और TB। स्मॉल w तो आप जानते हैं विलेय का भार, और स्मॉल m विलेय का अणुभार, और कैपिटल W विलेय का भार। भाव के भी मतलब होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक। उन्नयन स्थिरांक। और TB होता है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। बच्चों इसे हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया है, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और बच्चों आप पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों पांचवा क्वेश्चन है हमारा हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। हिमांक में अवनमन क्वथनांक में उन्नयन का बिल्कुल उल्टा अपोजिट है। ये बिल्कुल जो देखते हैं, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनुघट्य मिलाने पर हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। देखो इसमें हमारा क्वथनांक में उन्नयन में था, क्वथनांक में वृद्धि होती है, इतना ही फर्क है बस। इसे TF से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला बच्चों TF बराबर होता है 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w बट्टे स्मॉल m गुणे W। ये हमारा हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला हो गया। जहाँ
आप तो जानते हैं ये स्मॉल w का विलय का भार, विलयगाड़ू भार और विलायक का भार। तो kf और tf, ये डेल्टा tf होता है बच्चों। kf हमारा होता है मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक, और डेल्टा tf होता है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। बच्चों ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया है, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और बच्चों हम छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। छठा क्वेश्चन, अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है? अर्ध से आप जान रहे हैं आधा और पार मतलब आर पार हो जाना है। अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य जो भी सब पढ़ते हैं बच्चों, अर्ध पारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से विलायक के कण तो आसानी से पार हो गुजर जाते हैं, लेकिन विलय के कणों को गुजरने में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे बच्चों, जैसे कोई हम कपड़ा लेते हैं, उसमें पानी डालते हो तो आराम से छन जाता है, लेकिन अगर उसमें उसी की जगह पे कोई कण या मतलब अधिक सांद्रता वाली चीज़ डालते हैं तो वो नहीं गुजरता है, तो उसे ही अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे अंडे की झिल्ली, जो बच्चे अंडे जानते हैं वो लोग तो जानते ही होंगे उसमें झिल्ली होती है। और प्याज की झिल्ली, बच्चों ये हमारा छठा क्वेश्चन हो गया, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दाब को परिभाषित कीजिए। परिभाषण दाब, ये हमारा सातवां क्वेश्चन है। प्रश्न दाब को समझने के लिए हम साफ समझते हैं। मानो यहाँ पे एक झिल्ली ले ली हमने, इधर भी विलयन है, इधर भी विलयन है, इधर कम सांद्रता वाला विलयन है, इधर अधिक सांद्रता वाला विलयन है। सांद्रता वाला विलयन है। जब इस विलयन से जब विलायक को कम सांद्रता वाले से विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में गुजार जाता है तो उसे ही प्रासरण कहते हैं, और प्रासरण को ही प्रासरण दाब कहते हैं। जब विलायक को कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में गुजारा जाता है तो उसे प्रासरण दाब कहते हैं। और जब प्रासरण की क्रिया होती है तो उसमें एक दाब लगता है, प्रेशर। वो प्रेशर जितना न्यूनतम दाब होता है वही प्रासरण होता है। तो बच्चों देखते हैं, जैसे विलायक को कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गुजारना प्रासरण कहलाता है, तथा प्रासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया न्यूनतम दाब प्रासरण दाब कहलाता है। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं, जैसे पाई VNRT। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। जब इस V को हम नीचे लेकर आते हैं तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल के आता है, N/V/RT। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। और R को N/V को तो आप जानते ही हैं, N/V बराबर C होता है, तो पाई बराबर CRT। इसे हम एक R को S के रूप में भी लिख सकते हैं, CST। ये मैंने फॉर्मूला आपको सारे इसलिए बताए कि इन फॉर्मूले के बेसिस पे ही न्यूमेरिकल्स लगते हैं। तो बच्चों ये हमारा सातवां क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कीजिए और इसका हम मतलब भी बता देते हैं। जहाँ पाई बराबर सी बराबर आर बराबर और टी बराबर टी और क्या है एन बराबर। पाई तो बराबर प्रासरण दाब होता है, दाब, और सी हमारे सांद्रता होती है, आर हमारा गैस नियतांक है, और टी हमारा परम ताप है। एन तो आप जानते हैं मोलों की संख्या, मोलों की संख्या जिसको जैसे एन बराबर डब्ल्यू बट्टा एन। विलेय का भार, विलेय का अणु भार। ये बच्चों हम वजह से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सातवां क्वेश्चन हमारा हो गया। और बच्चों 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए और इसमें पूछ रहा है तथा इसकी सीमाएं लिखिए। इसमें क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राउल्ट के वाष्प दाब के अवनमन का नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं बताइए। लेकिन डोंट वरी बच्चों, टेंशन मत लीजिए, इन दोनों का ही आंसर एक ही होता है। अब बच्चों राउल्ट के नियम के समझते हैं। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मतलब विलयन में कमी हो रही है, वाष्प दाब में कमी हो रही है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है P0 माइनस PS बटा P0। ये हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, बराबर हम विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोलों की संख्या बटा n स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये हमारा विलेय के मोल प्रभाज है। देखो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। लेकिन बच्चों यदि तनु विलयन में तनु विलयन में स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर होता है n। इसमें हमारा फॉर्मूला हो जाएगा P0 माइनस PS बटा P0 बराबर स्मॉल n बटा कैपिटल N। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर इसी फॉर्मूले के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ की जाए तो हमारा एक और नया फॉर्मूला बनता है। P0 माइनस PS बटा P0 बराबर स्मॉल n बराबर W बटा स्मॉल n। विलेय का भार, विलेय का अणु भार, और कैपिटल N बराबर कैपिटल W बटा कैपिटल M। विलायक का भार, विलायक का अणु भार। तो बच्चों यही हमारा हो गया। विलेय का स्मॉल w बटे स्मॉल m, ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो गुणे कैपिटल M बटे स्मॉल कैपिटल W। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया। विलेय का भार, विलेय का अणु भार, विलायक का भार, विलायक का अणु भार। बच्चों ये हमने तीनों फॉर्मूला इसलिए बताए हैं क्योंकि ये इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल बनते हैं। बच्चों आप तो जानते हैं ये विलेय का भार होता है, ये विलेय का अणु भार, और ये विलायक का भार, ये विलेय का अणु भार। तो आप बच्चों तो इन्हें तो जानते ही हैं। तो जहाँ यहाँ P0 और PS को आप लोग जान लीजिए। P0 बराबर होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब,
और PS होता है विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब। ये फॉर्मूले बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए बच्चों। अब आती है इसकी सीमाएं। ये सीमाएं हैं, यह तनु विलयन पर लागू होता है। ये वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। अवाष्पशील मतलब वैद्युत अनपघट्य। वैद्युत अनपघट्य जैसे शर्करा हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ये इन्हीं पदार्थों पर लागू होते हैं और ये वैद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होते। वैद्युत अपघट्य हो गया NaCl, KCl, इन सब पे लागू नहीं होते। ये सिर्फ वैद्युत अनपघट्य पर लागू होते हैं, जो यूरिया, ग्लूकोज, शर्करा होते हैं। बच्चों इन्हें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। इस वीडियो को बनाने के लिए मेरी मेहनत लगी है, तो बच्चों एक लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ऐसी वीडियोस लाने के लिए मैं रोज़ लाती रहूँगी और नेक्स्ट डे आपके इस चैप्टर का न्यूमेरिकल भी लाऊंगी इम्पॉर्टेंट, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।